नमस्कार, फोकस चर्चा में आपका स्वागत है। आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि महंगाई की मार से कुछ राहत मिले, लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के चलते महंगाई दर मई माह में 5 महीने के उच्चतम स्तर 6.01% पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें आम जनता की पहुंच से एक बार फिर बाहर होने लगी हैं। महंगाई पर आखिर लगाम लगे तो कैसे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। देश के लोगों को अच्छे दिनों का भरोसा दिलवाया था, करोड़ों रुपया खूब प्रचार में भी बहाया कि इस बार महंगाई को काबू में करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर जनता अच्छे दिनों की सिर्फ उम्मीद लगाए बैठी है। बढ़ती महंगाई दर से सरकार चिंतित है। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति की दर अधिकतम 6.1% पर पहुंच गई है, जिससे सरकार सख्ते में आ गई है और हर संभव उपाय करने की बात कह रही है। महंगाई पर वित्त मंत्री के बोल। महंगाई के मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। खाद्य, कृषि और वाणिज्य मंत्री इस बैठक में शामिल रहे। महंगाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि 22 उत्पादों पर सरकार की नजर है। उन्होंने महंगाई कम करने के लिए कुछ फैसले लिए हैं और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। उसमें 4-5 ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई है और इसलिए ये तय किया उसके संबंध में कि जहां जहां होर्डिंग है और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मानसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। महंगाई से जनता बेहाल। जनता भी बढ़ती महंगाई से परेशान है और लोगों का कहना है कि जो उम्मीदें इस नई सरकार से थी, अभी तक उन उम्मीदों पर ये सरकार खरा नहीं उतरी है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अच्छे दिन आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। महंगाई बढ़ रही है तो जैसे खाने पीने के साधन है, उन पर महंगाई की तो मार पड़ती है। स्टोरेज सिस्टम नहीं है सरकार के पास, अच्छे स्टोरेज सिस्टम नहीं होने के कारण महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। सरकार को चाहिए कि अच्छे स्टोरेज सिस्टम बनाए ताकि आगे जो फसल हो खराब हो जाए तो कम से कम उससे काम चला जा सके। मोदी सरकार ने चुनाव की क्षेत्र मतलब चुनाव के टाइम पर आने से पहले जिस तरह जनता से वादे किए थे कि भाई अगर वो आती है, भाजपा सरकार आती है तो महंगाई कम की होगी, लेकिन महंगाई तो नहीं हुई है अभी तक, बल्कि महंगाई के दाम देख लो हर एक चीज में बढ़ ही रहे हैं। हमारे जैसा गरीब लोग आलूची 100 रुपए किलो नहीं खा सकते हैं। क्यों कि इतनी महंगाई में इतने रुपए किलो आलूची, 100 रुपए किलो। बताओ, बड़े बड़े लोग भी खाने में आ सकते हैं 100 रुपए किलो। और सरकार ने तो बोला था हम सस्ता करवा देंगे हर चीज, पर सस्ता नहीं करवा, बहुत महंगाई हो चुकी है। किसानों से मंडियों में और फिर वहां से रिटेल बाजार तक पहुंचते पहुंचते सब्जियों के भाव कई गुना तक बढ़ जाते हैं। इसका फायदा सिर्फ जमाखोर ही उठाते हैं। किसान और उपभोक्ता के हिस्से में कुछ नहीं आता, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि जमाखोरों पर लगाम कौन लगाएगा, केंद्र सरकार या राज्यों की सरकारें? बारिश कम हो या ज्यादा, आम आदमी का इन सब से क्या लेना देना? गरीब को तो बस महंगाई से राहत चाहिए। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर BS घुम्मन जी। हमारे साथ हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ हरियाणा खाद्य और आपूर्ति विभाग के निदेशक अश्विनी कुमार गौड़ जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले घुम्मन साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि खाने की चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी को जमाखोरी और कमज़ोर मानसून की आशंका से जोड़कर देखा जा सकता है? वैसे तो जो खाद्य पदार्थ की कीमतें हैं, इससे पहले भी उनमें इजाफा हुआ है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इसीलिए फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात आई और एक्ट पास हुआ। पिछले 1-2 साल में जब भी इंडिया में इन्फ्लेशन हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं।
पर जो ये 2-3 अनाउंसमेंट अभी हुई हैं, अभी एक तो मानसून वीक होगा, एक इराक कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो रहा है, उसमें ऑयल प्राइसेस एंड ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, उस पर असर पड़ सकता है। खाद्य पदार्थों पे भी असर पड़ेगा, तो काफ़ी इनपुट्स डीजल और अदर इनपुट्स वहाँ से आ रहा है। तीसरा है भी, जब ऐसी आशंका होती है तो होर्डिंग एक बड़ा सॉफ्ट सा पैडल है, इसे कहते हैं भी होर्डिंग हो रही है। होर्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना होर्डिंग का। होर्डिंग ट्रेडर भी करता है, होर्डिंग कंज्यूमर भी करता है। जब कंज्यूमर को ये डर लगने लग जाता है ना, भी ये इनकी कमी होगी, ये वस्तु और कम हो जाएगी, और फॉर ही आल्सो स्टार्ट होर्डिंग। जब कंज्यूमर होर्डिंग करता है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, को वाइड स्प्रेड है। पर उपभोक्ता कितना इकट्ठा कर लेगा? उस वाइड स्प्रेड है ना, उपभोक्ता वाइड स्प्रेड है। कितने उपभोक्ता हैं, अगर उनको जोड़े थोड़ा थोड़ा भी, उनका होर्डिंग बहुत ज़्यादा तक जा सकती है। इसको हम विशेष सर्कल बोलते हैं, इसको पैनिक बाइंग बोलते हैं। भी डर लगने लगता है भी कहीं ये कीमतें ये और कमी ना हो। जब कभी ये साथी बताएंगे, जब कभी भी डीजल की किल्लत की पॉसिबिलिटी होती है तो ट्रैक्टर से ट्रैक्टर वो क्यू लगनी शुरू हो जाती है। किल्लत नहीं होती, एक फियर होता है। जब ये ऐसे र्यूमर होते हैं, उससे फिर ज़्यादा पैनिक बाइंग होती है। इसलिए ये विशेष सर्कल है। होर्डिंग थ्योरेटिकली एंड एम्पिरिकली दोनों तरफ से एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है इन्फ्लेशन के लिए। इसलिए होर्डिंग का अपना एक रोल है जब भी प्राइस हाइक होती है, खास करके उन गुड्स में जो खाद्य पदार्थ गुड्स हैं। वाइट गुड्स में नहीं होती, कार में नहीं होगी, वाशिंग मशीन में नहीं होगी, रेफ्रिजरेटर में नहीं होगी, टेलीविजन में नहीं होगी। लेकिन जो डेली कंजम्पशन की गुड्स हैं, जिनकी इनकम इलास्टिसिटी कम होती है, जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है, वहाँ पे होर्डिंग का इन्फ्लेशन के साथ ज़्यादा ताल्लुक, ज़्यादा रिलेशनशिप आएगा। बजरंग दास जी, आप हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आपको लगता है कि एक किसान से मंडियों में और उसके बाद रिटेल बाजार तक पहुंचते पहुंचते जो खाद्य पदार्थों की कीमतें वो बढ़ जाती है और इसका फ़ायदा जमाखोरों तक पहुंचता है, किसान और उपभोक्ता तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है। पहले बात तो मैं बताना चाहता हूँ, आज के टाइम किसी भी खाद्य वस्तुओं की कमी देश में नहीं है। पर महंगी तो है खाद्य पदार्थ, फिर भी महंगे का मैं उदाहरण दिया तो महंगी क्यों है। आप गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, चीनी ले लो, सब्जियां, दाल ले लो, चाहे सब्जी ले लो, कोई भी आइटम की शॉर्टेज पूरे देश में नहीं है। फिर ये वस्तुएं महंगी क्यों? मैं बता रहा हूँ, पैदावार के मामले में आज देश नंबर 1 है। खास तौर पे हरियाणा, पंजाब नंबर 1 है अनाज की पैदावार में, सब्जी की पैदावार में भी। मगर महंगाई का मामला सिर्फ एक ही कारण है, जो टैक्स का स्ट्रक्चर जो हमारा देश के अंदर है वो बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो इनकम टैक्स 30%, एक तरफ हम महंगाई की बात करते हैं, देश में महंगाई महंगाई महंगाई। 100 रुपये जो आदमी व्यापारी कमाता है, 30 रुपये इनकम टैक्स देगा, वो किसके ऊपर पड़ेगा? अब आम उपभोक्ता के ऊपर महंगाई पे पड़ेगा। उसके अलावा वेट कर, हर वस्तु पर वेट कर लगता है, वेट कर लगेगा। दूसरी अफसरशाही की मार, जो अफसरशाही हमारे देश के अंदर हावी है, जिसके अंदर वेट कर महकमा है, मार्केट कमेटी महकमा है, सैंपल महकमा है, ये कई महकमे ऐसे हैं व्यापारियों ऊपर, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। और एक तो सरकार को टैक्स देना, फिर एक्साइज ड्यूटी देना, ये सारा आप एक आम उपभोक्ता से वसूलेंगे? आप पड़ता उपभोक्ता के ऊपर है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक पारदर्शिता आ सके, जो उत्पादक है और उपभोक्ता तक जो सामान पहुंच रहा है उसमें पारदर्शिता आ सके, ताकि ये जो कहा जा रहा है कि बहुत सारी वजह जो बताई जाती है कि बीच में बिचौलिए भी हैं, बीच में जमाखोर हैं, उन पर काबू पाया जा सके। देखिए, अगर हम वैधानिक तरीके से बात करें तो एक्ट्स वगैरह हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, 7-10-55 बोलते हैं उसे, बहुत फोर्सफुल एक्ट है। इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग एक्ट है, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बहुत सारे कंट्रोल ऑर्डर निकलते हैं गवर्नमेंट। पर ये जमीनी स्तर पर कितने कारगर हैं? क्या कुछ ऐसा ठोस मैकेनिज्म है सरकार के पास कि इन पर नजर रखी जाती है कि जैसे अब आशंका जताई जा रही है कि मानसून सामान्य से कम हो सकता है और इस वजह से अब जमाखोर
सतर्क हो सकते हैं, वो ताक में बैठे हैं कि किस तरह से अपना फायदा देखें। इन पर लगाम लगाने के लिए क्या एक ठोस मैकेनिज्म सरकार के पास है? मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, जो मैंने एक्ट की और कंट्रोल ऑर्डर की बात की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके और विग्रेस इम्प्लीमेंटेशन करके भी कुछ रिजल्ट मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका कुछ पर्पस नहीं है, लेकिन जो महंगाई है, मैं 100% एग्री करता हूँ प्रोफेसर साहब के साथ कि वो सिर्फ एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म से चेक नहीं होगी। अब जैसे महंगाई बढ़ी है, आपने परसेंटेज वगैरह बताई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी देखिए आप। अगर आप देखेंगे जैसे व्हीट एंड राइस, 2 कमोडिटीज, इनके अंदर रेट्स में जो इजाफा हुआ है वो मिनिमम हुआ है, और जो हुआ है उसका भी एक कारण ये है कि इसके प्रोड्यूसर फार्मर्स हैं और फार्मर्स का सपोर्ट प्राइस लगातार बढ़ा है, दे डिजर्व इट। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर, मेजर जो हमारा स्टेपल फूड है उसके अंदर तो बेसिक तो वही जो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल जब से काम शुरू हुआ था आज तक है, वो डिमांड एंड सप्लाई का ही चलता है। इसके अंदर ये होता है जैसे पीछे प्याज के बारे में पता चला कि फसल में कुछ खराबी हो गई, तो डिमांड एंड सप्लाई पे फर्क पड़ा। उस समय टेंडेंसी एकदम से होर्डर्स की भी बढ़ सकती है कि इसमें शॉर्टेज है, कंज्यूमर की भी बढ़ सकती है। अगर हमारे घर में आधा किलो प्याज लेके आते हैं, प्याज के रेट्स में फ्लक्चुएशन है, तो हाउस वाइफ जो है वो 5 किलो या 10 किलो लेके आएगी। डीजल पेट्रोल में भी ऐसा होता है, 10-5 लीटर पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, जब गड़बड़ होती है तो टंकी फुल कर दो। कीमतें बढ़ने से पहले आप इकट्ठा कर लीजिए, वो एक एक करेगा तो उसका असर, जैसे आप घुमन साहब कह रहे थे कि उसका असर पड़ता है। ये भी एक तरह की जमाखोरी है, तो इस पर तो हम जो उपभोक्ता जमाखोरी कर रहा है उस पर तो लगाम लगाया नहीं जा सकता। साइकी है, उसकी साइकी को तो कंट्रोल किया जा सकता है। उसको अगर उसके मन में ये फियर ना रहे कि कम हो जाए, कम नहीं होगा, चीजें कम, चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट की मशीनरी और जो अवेयरनेस ग्रुप्स उनको ये अपेयर करते हैं, कोई फिक्र करने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव अबंडेंस सप्लाई ऑफ डीजल, अबंडेंस सप्लाई ऑफ पेट्रोल। वो लोग पैनिक बाइंग नहीं करेंगे जब तक आप उनको र्यूमर को आप कैसे र्यूमर स्प्रेड होगा उसको काउंटर करने के लिए, जब तक आपके पास अपरेटस नहीं है, कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप्स नहीं है, तो पैनिक बाइंग होगी। एक मांग और आपूर्ति के बीच भी असंतुलन है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, इसके 2 तरीके हैं। एक तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग टर्म है, ये एकदम नहीं हो सकता। प्रोडक्शन को अगर आपने इंक्रीज करना है, खास करके जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत डिक्लाइन हुआ है। एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन हुआ है। एग्रीकल्चर काफ़ी नीचे गया है एज ए सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। जब तक गवर्नमेंट इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो एग्रीकल्चर एक लूजिंग प्रोपोजिशन बन रही है। अगर एग्रीकल्चर लूजिंग प्रोपोजिशन है देन दिस इज़ बाउंड टू अकर। देयरफॉर अगर हमने प्रोडक्शन को हल्लाशेरी देनी है तब वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो बिजनेस है उस पर भी हमें पॉलिसीज़ को विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जिस कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है उसमें एक्सपोर्ट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, और उसकी इंपोर्ट को ज़्यादा कर सकते हो। और तीसरा, हम बॉर्डर पे बैठे हैं पंजाब एंड हरियाणा, अगर इंडो पाक रूट लैंड रूट खुल जाए तो काफ़ी हद तक जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी प्राइस पे लगाम डाला जा सकता है, क्योंकि काफ़ी गुड्स जो हैं जैसे प्याज है पाकिस्तान से आ सकता है, बाकी वस्तुएं पाकिस्तान से आ सकती हैं। जब हमारे जहाँ पे गलत है जो पाकिस्तान की तरफ जा सकता है। इसलिए जो फॉरेन ट्रेड है जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं उसको भी हमें इन्वोक करने की ज़रूरत है। तीसरा जो इनके साथ गौड साहब का पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके ज़रिए से भी आप खाद्य पदार्थों की उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक चैनल बने हुए हैं उपभोक्ता तक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत करने की जरूरत है। बजरंग दास जी, आप ठीक है, आप व्यापारियों के हितों की बात करते हैं, आप खुद व्यापारी हैं, लेकिन एक आम उपभोक्ता का हित भी बहुत ज़रूरी है। जिन कंज्यूमर्स तक चीज़ें पहुंच रही हैं वो सही रेट में पहुंचे, जमाखोरी ना हो, और एक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की जाती है कि वो एक मजबूत हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? और एक जो घुम्मन साहब ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता तक ये संदेश ना जाए कि अब तो ये इस चीज़ की कमी होने वाली है और ये हम इकट्ठी कर ले, उस वजह से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। केंद्र सरकार तो राज्य सरकारों को कह रही है कि लगाम लगाए, आप जमाखोरी पर कड़े कदम उठाएं। सिस्टम होता है, एक चैनल है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है स्टेट सरकार की मीटिंग करके उनको सारी अपनी पॉलिसी बताए। देश के अंदर ना तो अनाज की कमी है, ना सब्जी कमी है,
ना किसी खाद्य पदार्थ सामग्री की कमी है या पेट्रोलियम की किसी प्रकार की कमी नहीं है। स्टेट सरकार उसको अपनी स्टेट के अंदर जनता को उजागर करे और व्यापारी का काम है व्यापारी उसको सही ढंग से पुटअप करे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर दाल लेनी है, आपकी जरूरत 1 महीने में लगा लो 15 दिन में 2 किलो की है तो आप 2 किलो लीजिए। दाल का भंडार हमारे पास 24 घंटे है, किसी बात दिक्कत नहीं आएगी। मीन्स जो समस्या इस वक्त आ रही है वो सब्जियों के दाम जो बढ़े हैं, फल और सब्जियों के दाम बढ़े। सब्जी फल बता रहा हूँ, इसके ऊपर आ रहा हूँ आपको। पीछे आपने कहा कि जैसे व्यापारी है उनका कोई फिक्स नहीं है, किसान जो माल बेचता है उसका कमीशन कोई फिक्स नहीं है, रेट फिक्स नहीं है, भाई किसी को क्या मार्जिन मिलता है। इसको मैं क्लियर कर जाता हूँ। किसान की जो फसल मंडी में बिकती है, आड़ती का एक रेट फिक्स है। सरकार ने पॉलिसी बनाई है 2.5% कमीशन, सिर्फ उसको 2.5% कमीशन मिलता है। पर इस पर नजर रखी जाती है कि अगर वो ज्यादा कमीशन ले रहे हैं, इस पर ज्यादा नहीं, ज्यादा तो ले ही नहीं सकता, कम लेता है। ये 2.5% तो सरकार की पॉलिसी है, 2.5% कमीशन आड़त मिलेगी। किसान की फसल मंडी में आएगी, वो उस फसल को बेचेगा, रख रखाव करेगा, उसको सरकारी एजेंसियों को बेचेगा। सरकारी एजेंसियों बेचने के बाद उसकी लिफ्टिंग तक सारा उसके दुकान के बाहर माल रखना, लिखना, और किसान को एडवांस पेमेंट देता है। 2.5% से ऊपर नहीं ले सकता। वो उसमें भी कंसेशन देता है किसानों को, कई बार आधे 1.25% ले लेता है, लिहाज में 1.5% भी ले लेता है। सिर्फ आड़ती को, व्यापारी को 2.5% से ऊपर मार्जिन नहीं मिलता। मुझे बड़ा हकीकत क्या है? नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने जो मुद्दा उठाया है। मेरे साथ किसी ने PhD की है ऑन दिस। उसमें 2 तरह के अलाउंसेस हैं, 2 तरह की डिडक्शन होती हैं। एक फॉर्म होता है, फॉर्म जे फॉर्म होता है उसका। एक उसमें ऑथोराइज्ड है, ये डिडक्शन ऑथोराइज्ड है, लेकिन ऑथोराइज्ड डिडक्शन से भी अलग डिडक्शन होती है वहाँ। मतलब उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। एक तो मैं इनके साथ एग्री करता हूँ, उनका 2.5% कमीशन फिक्स है। उसके ओवर एंड भी अनऑथोराइज्ड डिडक्शन होती हैं। जो अनऑथोराइज्ड डिडक्शन होती हैं वो किस अकाउंट में जाती हैं, इट्स एनीबॉडीज गेस। बजरंग दास जी, ऐसा है? देखो, जहाँ तक हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। जो हमारे हरियाणा स्टेट की पॉलिसी है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हरियाणा स्टेट में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। सब्जी का मामला है, ये भी हाल ही में सरकार ने सब्जी के रेट कम करने के लिए व्यापार मंडल की हमारी मांग के ऊपर सभी सब्जियों पर मार्केट फीस माफ कर दी। किसी प्रकार का टैक्स नहीं रहेगा। फिर सब्जियों के दाम तो हरियाणा में भी कोई कम थोड़ी कम हुए हैं। सरकार ने पॉलिसी बनाई, उसमें क्या है, मार्केट फीस मान लो 4% है, 4% ही कम मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं। मगर सबसे मोटी बात है, सब्जियों पे जो कमीशन है वो आड़तियों का 5% है, अनाज की मंडियों में 2.5% है। उसके अलावा जैसे रिटेल दुकान है हमारी, ये तो हो गई ना नीतियां। लेकिन एक जो आम उपभोक्ता है बजरंग दास जी, वो तो ये चाहता है कि जो मेरी पहुंच के बीच में हो, सब्जियां अगर मैं खरीदने जा रहा हूं तो मेरी पहुंच में आती हूं, वो तो यही उम्मीद करता है। उसे ना आपूर्ति से कोई लेना देना है, वो तो जा रहा है बाजार में, उसको लगता है कि जो मेरी जो सब्जियां जो 5 रुपए किलो होती है या 10 रुपए किलो होती थी, आज 30 रुपए किलो पहुंच गई। उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? गौड़ साहब, खाद्य और आपूर्ति विभाग इस पूरे मामले पर क्या कर सकता है? अगर जमाखोरी होती है या किसी तरह की कमीशन की जो बात की जा रही है या बिचौलियों की बात की जाती है? मैम, जो 2-3 इश्यूज अभी रेज किए हैं, प्रोफेसर साहब ने भी कहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा PDS के बारे में बताना चाहूँगा कि जब ये स्टार्ट हुआ था 1940s में, इट वाज यूनिवर्सल इन करेक्टर। इट वाज शुरू में तो बहुत शहरों तक था, इंडिपेंडेंस के बाद इट बिकेम यूनिवर्सल इन करेक्टर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गौड़ साहब भ्रष्टाचार की बहुत खबरें आती हैं, ये मानेंगे आप? मैं बिल्कुल मानता हूँ। 97 के बाद ये टारगेटेड हो गया। तो इसका जो, जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल है, हरियाणा के अंदर जो ट्रेडिशनल टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा था, उसके अंदर कोई लगभग 54 लाख लोग कवर हो रहे थे। टोटल आबादी हमारी 2.5 करोड़ है। अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है, जो कि हिस्टोरिक एक्ट जिसको कहा जाता है, उसके अंदर कवरेज जो है 1 करोड़ 26 लाख तक पहुँचा। अब उसके द्वारा उन 1 करोड़ 26 लाख उपभोक्ताओं को गेहूँ 2 रुपये किलो के अनुसार मिल रहा है।
तो अभी जब पीछे ये देखा गया कि प्राइजेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं और जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं लोगों की, तो हरियाणा में उसके मद्देनज़र अभी एक और नई स्कीम शुरू की है अगस्त से, जिसको दाल रोटी योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि सभी बीपीएल परिवारों को इंक्लूडिंग एएवाई जो अंत्योदय अन्न योजना भी है, उनको 2.5 किलो दाल प्रति माह प्रति परिवार 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल रही है। तो उस तरह से जो हमारा वीकर सेक्शन है उसको रिलीफ देने के लिए पीडीएस है, दैट इज वन। दूसरा इन्होंने सब्जियों का इशू उठाया था। सब्जियों में देखिए, जो सब्जी बाहर से आ रही है उसके साथ बहुत सारी स्ट्रिंग अटैच्ड हैं, प्रेशर्स अटैच्ड हैं। हरियाणा में ये बात में स्पेसिफिक रूल, जो महंगाई की बात है, आई एम फ्रॉम फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ये ऐसा नहीं है कि ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का ही अकेले का काम है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और भी जो हमारे अपना शुगर फेडरेशन और जो पोल्ट्री आइटम्स को देखते हैं वो भी सब लोग मिलकर काम करते हैं। हम नोडल एजेंसी की तरह काम करते हैं उसमें। तो उसके अंदर जब हमने देखा कि भाई मिडल मैन की वजह से एक तरफ किसान सफ़र कर रहा है या एक तरफ कंज्यूमर भी सफ़र कर रहा है, तो हरियाणा स्टार्टेड ए न्यू स्कीम जो कि आज बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गई है, विच इज़ नोन एज अपनी मंडी स्कीम। हरियाणा में लगभग पूरा जो छोटा सा स्टेट है, वेल रिच स्टेट है, तो प्रॉब्लम्स वन कैन आइडेंटिफाई और फोकस अटेंशन भी दे सकते हैं। तो 100 के करीब हमारी अपनी मंडीज हैं सब शहरों में, जहाँ पे प्रोड्यूसर किसान सीधा आके अपनी फसल बेचता है और कंज्यूमर उससे लेता है। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ, फॉर फार्मर एंड द कंज्यूमर आल्सो। तो जो चीजें हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं उनके रेट्स के अंदर भी फ्लक्चुएशन तो है, आई डोंट से फ्लक्चुएशन इज नॉट देयर, लेकिन उतनी नहीं है कि वो ओवरऑल प्राइस इंडेक्स को या महंगाई को उस तरह से इफेक्ट करे। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए पीडीएस, अपनी मंडीज और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी हाँ, लेकिन ये तो हुई कि जो चीजें आप उत्पादकता जिनकी हो रही है हरियाणा में, लेकिन जो बाहर से मंगाई जा रही, प्याज बाहर से आता है, सब जानते हैं, नासिक से प्याज आता है, फिर से कहा जा रहा है कि प्याज की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। जब पिछली बार बढ़ी थी शीला दीक्षित सरकार में, कुमन साहब तो शीला दीक्षित जमाखोरों से अपील कर रही थी कि आप जमाखोरी ना करें। तो क्या ये तरीका है जमाखोरी पर लगाम लगाने का कि आप जमाखोरों पर तो नियंत्रण कर ही नहीं पा रहे हैं? जो आदमी बेईमान है वो तो ईमानदार नहीं बनेगा, क्योंकि उसके तो बेईमानी उसका पार्ट है, उसके ब्लड में है। पर सरकार कितनी सख्त हो सकती है? मुझे ऐसे लगता है भी 3-4 कदम उठाने की जरूरत है। एक तो आम साधारण आदमी के माइंड में ये बात है भी जो ट्रेडर है और जो इंस्पेक्टर है उसमें एक नेक्सस बना हुआ है, भी दोनों आपस में मिलजुल के जो जमाखोरी है उसको हलाशेरी देते हैं, कुछ ना कुछ लेन देन है दोनों में, इसलिए वो जमाखोरी बढ़ती है। इसको रोकने के लिए उस इंस्पेक्टर जो राज है उसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। वो ट्रांसपेरेंसी अकेले इंस्पेक्टर पे डिपेंड करने से नहीं आएगी। उस एरिया के जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ में लेके रेड्स होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कितना माल पकड़ा, कितना उसमें जमाखोरी थी और कितना ऑथोराइज था। अगर अकेला इंस्पेक्टर जाता है और वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, जनरल पब्लिक को कुछ नहीं पता चलता भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन क्या हुआ। इसलिए मेरा सजेशन ये है भी जो 2 एक्ट का 3 एक्ट का 2 का गौड़ साहब ने जिक्र किया, एक वो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग सप्लाई व एसेंशियल एक्ट 80 का था, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 था, एक और है कंपटीशन एक्ट 2002 जो मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये जो नई सरकार आई है इसने भी अपनी जो बैठक हुई है महंगाई को लेकर, ये सुझाव हो सकता है कि किया जाए कि जमाखोरी और कालाबाजारी से निपटने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाए। सुझाव अभी दिए गए हैं, भारतीय खाद्य निगम का विभाजन और राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना। ठीक है। ये जो कदम है इससे कितना फर्क पड़ सकता है? जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ, हमारे पास एक्ट्स की कोई कमी नहीं है। our country is लागू कितने होते हैं? our country is over regulated country, regulated ज्यादा है, governed less है। इसलिए जो हमारी जो जैसे बीजेपी नई गवर्नमेंट कहती है लेस गवर्नमेंट मोर बेटर गवर्नेंस, उसकी ज़रूरत है। हमें नए एक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो गौड़ साहब कह रहे थे बहुत सारी एजेंसीज हैं,
हम कोऑर्डिनेट करते हैं, नोडल एजेंसी है, लेकिन जहाँ पे जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। जो कस्टमर जिस पे ऊपर महंगाई का नजला गिरता है, बोझ पड़ रहा है, उसकी पार्टिसिपेशन उसकी जो पार्टिसिपेशन है, वो किस तरह से भागीदारी कर सकते हैं? वो लोकल जो कंज्यूमर फोरम्स बने हुए हैं, हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुए हैं, अवेयरनेस ग्रुप्स बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट करे, उनको ऑथराइजेशन दे। भी इंस्पेक्टर के साथ आप जाएंगे, इंस्पेक्टर के साथ जाके रेड करेंगे, जैसे व्यापार मंडल है, इनकी इन्वॉल्वमेंट की कमी नहीं है। सरकार की नीतियां भी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है। गौर साहब, चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है। आपको लगता है जो इस चर्चा से निकल कर आया है, और जो घुमन साहब भी ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकारी विभागों की बन जाती है? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकारी विभागों की जिम्मेवारी है, और सरकारी विभाग उन जिम्मेवारियों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न भी करते हैं। थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ प्रोफेसर साहब की बात से। जो टोटल समस्या है प्राइस राइज, इसको दो पार्ट में देखिए। फर्स्ट पार्ट में बेस स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, बेस स्ट्रक्चर तो है जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। अगर अपने देश में है बहुत अच्छा है। अब जैसे वीट और राइस में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। जो अपने देश में नहीं है, अपने देश में पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ भी तो फिर सरकारों का ही दायित्व बनता है ना कि इस पर नीतियां बनाई जाए कि जिन चीज़ों की कमी हो रही है। इट इज ए कंप्लीट अप्रोच, सरकार का भी रोल है, मैं ये नहीं कह रहा उसमें। उसके बाद ये सुपर स्ट्रक्चर में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो दोनों को साथ साथ चलना होता है। कुछ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। हरियाणा पंजाब स्टेपल फूड में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश जहाँ पे एडिबल, जहाँ पे पल्सेस हो सकते हैं, एडिबल्स हो सकते हैं, तो वो जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो और कॉमोडिटी सफिशिएंट हो। पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कोई भी कॉमोडिटी हमारे पास सफिशिएंट है और कोई इस तरह का मेजर खराबा नहीं हुआ, क्रॉप डैमेज हो गया, तो उसके अंदर टेंडेंसी पैदा ही नहीं होगी जमाखोरी की या होर्डिंग की। दैट आई कॉल बेस स्ट्रक्चर। फर्स्ट, अगर महंगाई को आपने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चेक करना है और कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट असेस करके बेस स्ट्रक्चर के अंदर दोज थिंग्स वी हैव टू प्रोड्यूस और गैदर। वंस दैट इज डन इन सफिशिएंट क्वांटिटी, पीपल हैव द कॉन्फिडेंस दैट कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन दिस। होर्डिंग नहीं, लोगों को ये समस्या हो जाएगी अगर हम अपने पास रखते हैं तो वो चीज खराब हो सकती है और उसके रेट भी गिर सकते हैं। तो यानी कि जब जरूरत पड़े तो उस वक्त उपभोक्ता को वो तमाम चीजें उपलब्ध हो, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। और इसके लिए दायित्व सरकार का ही बनता है। सरकार का दायित्व भी है, लेकिन थोड़ी कॉन्शियसनेस। देखिए, जैसे पीडीएस का आपने कहा था, मैं फील्ड के अंदर भी 15-20 साल, खत्म हो रहा है, 1 मिनट, मतलब I work as district food and supply controller also. जो उपभोक्ता सामान लेने फेयर प्राइस शॉप पे जा रहा है, वो सामान लेकर ही आ रहा है। जो किसी भी कारण से नहीं जा पा रहा, डाइवर्जन वहां शुरू होता है। तो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन इसके साथ साथ कंज्यूमर के अंदर भी एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। को भी जागरूक होने की जरूरत है कि उसकी अपनी उसकी मांग क्या है, अपने उसके अधिकार क्या है, और वो किस तरह से इसे लेकर सरकार तक। सो मैम, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, सबके मिलकर तालमेल बहुत जरूरी है। कंट्री के रिक्वायरमेंट को कंट्री की समृद्धि में, कंट्री की प्रोग्रेस में अप्रोच होने चाहिए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम सुझाव हैं जिससे महंगाई और जमाखोरी पर लगाम लगाया जा सकता है। जरूरत है उन्हें अमल में लाने की। आज की फोकस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।